हेलो गाइस, नमस्कार आप सभी को। और आज मैं लेके आया हूँ आपके पास में ये अगली वीडियो राजनीतिक साध राजनीतिक विज्ञान की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के विशेष क्षेत्रों के बारे में। इसको आप इसके अध्ययन क्षेत्रों के नाम से भी पुकार सकते हैं या अध्ययन क्षेत्र भी कह सकते हैं। मैं आपको अपने ये सभी खास चैप्टर राजनीति विज्ञान के या और भी किसी नोट्स के भी किसी टॉपिक के भी अपने कुछ खास नोट्स की हेल्प से भी कराऊंगा। मेरे ये सभी नोट्स हालांकि मैं अपनी क्लासेस के लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन अब मैं ये उन बच्चों के लिए भी यूज़ करना चाहता हूँ जिनको सच में इसकी ज़रूरत है, जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स पर ही डिपेंड नहीं है, जो सच में कुछ सीखना भी चाहते हैं, जिनको सच में मार्क्स से नंबर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ उनको अपने नॉलेज से भी फ़र्क पड़ता है। तो ये वीडियो उनके लिए है। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो इसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति का अध्ययन क्षेत्र, राजनीति सिद्धांत का अध्ययन क्षेत्र कितना बड़ा है, कि इसके अंदर हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं या वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और इसके अंदर सबसे पहला जो मुद्दा आता है वो आता है राज्य। राजनीतिक विज्ञान या फिर राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम सबसे पहले स्टडी करते हैं राज्य की। हालांकि पुराने जमाने में भी या फिर अगर हम पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो उसमें भी सबसे पहले राजनीति के विशेष क्षेत्र के अंदर राज्य और शासन को महत्व दिया जाता था, क्योंकि पुराने जमाने में जैसे हम ग्रीस की बात करते हैं, यूनान की बात करते हैं, तो वहां पर नगर राज्यों के आधार पर राजनीतिक सिद्धांत को या राजनीति को पुकारा जाता था। इसलिए जो पुरानी स्टडी वो है वो राजनीतिक विज्ञान की राज्य और शासन पर आधारित है, या फिर शासन के विभिन्न अंगों पर भी कह सकते हैं, लेकिन आज सबसे पहले इंपॉर्टेंस रह गई है राज्य की। तो राज्य के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि राज्य का अतीत किस प्रकार का रहा है, कि राज्य अतीत में किस प्रकार का रहा है, और इसके साथ साथ राज्य ने अपना ये वर्तमान रूप यानी कि आज राज्य इस रूप में कैसे परिवर्तित हुआ है। और हम ये भी स्टडी करने का प्रयास करते हैं कि राज्य भविष्य में किस प्रकार का होगा और किस प्रकार के कार्यों को अंजाम देगा और किस प्रकार के कार्य या गतिविधियों में संलग्न राज्य रहेगा। इस चीज की भी स्टडी हम करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि राज्य का स्वरूप किस प्रकार का है, कि राज्य किस प्रकार का रूप धारण किए हुए हैं। इसके साथ साथ ही राज्य पर आधारित स्टडीज में ये भी देखने का प्रयास किया जाता है कि राज्य की कार्य पद्धति क्या है, कार्य पद्धति यानी कि कार्य करने के तरीके और साथ ही साथ राज्य का प्रमुख लक्ष्य क्या है, क्योंकि राज्य भी कई प्रकार के होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, उदारवादी राज्य। तो इस तरह से हर एक राज्य का अपना एक उद्देश्य भी होता है। ऐसे में राज्य किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, इस चीज पर भी फोकस किया जाता है, इस यानी कि राज्य के इस अध्ययन को महत्व दिया जाता है। इसके बाद में नंबर 2 पर आता है सरकारों का अध्ययन, जिसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों पर फोकस किया जाता है, जहां पर हम वैसे तो ये जानते हैं कि सरकार प्रमुख रूप से
3 अंगों से मिलकर के बनती है, जिसमें हम विधायिका, कार्यपालिका और अंत में न्यायपालिका। तो आमतौर पर इन तीनों को मिलाकर के सरकार का निर्माण होता है। तो हम ये देखते हैं कि सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं और इसके साथ साथ में इनके पारस्परिक संबंध। आपस में इन तीनों के संबंध किस प्रकार हैं इनकी भी स्टडी की जाती है। यानी कि इन अंगों में पारस्परिक संबंधों में भी स्टडी की जाती है कि इनके संबंध आपस में किस प्रकार के हैं। इसके बाद नंबर 3 पर शासन के नंबर 3 पर आते हैं शासन यंत्रों का अध्ययन। यहां पर मैंने शब्द यूज करा है शासन के यंत्रों का अध्ययन। ये यंत्र कौन कौन से हैं जिन पर शासन आधारित है, जैसे कि या जिनके आधार पर शासन चला जा रहा है। ये वो यंत्र है जो जनता के लिए विद्यमान होते हैं, जैसे कि समानता का अध्ययन, स्वतंत्रता का अध्ययन, न्याय व अधिकारों का अध्ययन, जिनके आधार पर एक जनता या नागरिक जो है एक शासन की स्थापना करते हैं, जहां शासन ये जिम्मेदारी लेता है कि नागरिकों के इन अधिकारों का, इन स्वतंत्रता को हनन ना हो या इनकी देखरेख हो, और इनकी जिम्मेदारी राज्य लेता है या शासन कोई भी सरकार लेती है कि जनता के इन अधिकारों को संरक्षण दिया जा सके। इसके बाद में जो अगला मुद्दा है नंबर 4, वो है राजनीतिक गतिविधियों का स्थानीय और उसके साथ साथ राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, या फिर पृष्ठभूमि में अध्ययन करना। राजनीतिक गतिविधि काफी मायने रखती है, मतलब सरकार के द्वारा उठाए गए वो कदम जिनका प्रभाव स्थानीय स्तर पर यानी कि वहां के लोगों पर पड़ता है, उस देश के लोगों पर पड़ता है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय, पूरे देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर को ध्यान में रखकर किस तरह वो निर्णय या तो राष्ट्र को या देश को प्रभावित करेगा, या उस देश के द्वारा अन्य देशों के साथ संबंधों को भी निर्धारित करने में कहीं ना कहीं भूमिका निभाएगा। इस तरह के निर्णय जैसे कि जीएसटी को लेके लिए गए निर्णय, या फिर डिमोनेटाइजेशन को लेकर के लिए गए निर्णय, क्योंकि इनका प्रभाव कहीं ना कहीं स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाता है। तो ये प्रभाव किस तरह का रहेगा, स्थानीय स्तर पर, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इस तरह गतिविधियां जो सरकार के द्वारा या हम कहें कि हमारे राजनेताओं के द्वारा जो भूमिका निभाई जाती है, उनकी भी स्टडी की जाती है अच्छे से, ताकि ये समझा जा सके कि हमारी राजनीति पर या हमारे देश पर या हमारी जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। इसके बाद में नंबर 5 में आते हैं आधुनिक राजनीतिक मुद्दे। इनका काफी महत्व आज के दौर में बढ़ चुका है। जैसे कि ये मुद्दे हैं नारीवादियों के मुद्दे, जहां पर महिलाओं को किस प्रकार का महत्व दिया जाना चाहिए, या महिलाओं के लिए कौन कौन से नए अधिकार या नियम या कानून या निर्णय लिए जाने चाहिए,
इसके बाद अगले नंबर पे आता है कर्तव्य पालन का, जहां जनता के इन कर्तव्यों पर भी आज के दौर में ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और ये देखे जाने का प्रयास कर रहा है कि जनता या सरकार भी, इवन हम कह सकते हैं कि राजनेता भी स्वयं अपने कर्तव्यों को कितना पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अगले नंबर पे आते हैं हमारे मौलिक अधिकारों का अध्ययन, जिसमें मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव और उनमें किए जाने वाले चेंजेस को भी अध्ययन किया जा रहा है। और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट पर्यावरण एवं विकास संबंधी मुद्दे, हम इसमें आतंकवाद को भी ऐड कर सकते हैं, जो आज के दौर का सबसे जीता जागता और ज्वलंत उदाहरण है। पर्यावरण और विकास और आतंकवाद, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका वर्तमान समय में राजनीति के क्षेत्र में काफी अध्ययन किया जा रहा है और जिनके आधार पर विभिन्न रूपों में निर्णय कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं किए भी जाते हैं। तो अगला पॉइंट नंबर 6, राजनीति के साथ साथ गैर राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन, फैक्ट्स। राजनीति के साथ साथ गैर राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन, मतलब वो तथ्य। अब यहाँ पर दो तरह के हम तथ्यों की बात कर सकते हैं। पहला, वो तथ्य जिनका राजनीति पर प्रभाव पड़ता है, और दूसरे नंबर में वो तथ्य जो राजनीति से प्रभावित होते हैं। उन दोनों ही प्रकार के मुद्दों का या तथ्यों का अध्ययन किया जाता है राजनीति के अंतर्गत, जो राजनीति पर जिनका राजनीति पर प्रभाव पड़ता है, और दूसरे नंबर पर जो राजनीति से प्रभावित होते हैं। उसके बाद में हम अगले नंबर पे अध्ययन करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के आधार की। ये राजनीतिक सिद्धांत का आधार यानी कि बेस क्या है जिस पर ये राजनीतिक सिद्धांत टिका हुआ है, क्या है वो राजनीतिक सिद्धांत का आधार। ये राजनीतिक सिद्धांत का आधार माना जाता है व्यक्ति नहीं है बल्कि पूरा समूह है। राजनीति के अंतर्गत एक व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि इसके अंदर पूरे एक समूह को महत्व दिया जाता है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का केंद्र बिंदु एक व्यक्ति ना होकर के एक सामूहिक जीवन है। मतलब अगर कोई निर्णय लिए जाएंगे तो वो एक व्यक्ति को ध्यान में रख करके नहीं, पूरे समूह यानी कि एक समूह के जीवन को ध्यान में रख करके निर्णय लिए जाएंगे। ऐसे निर्णय जो मतलब जनता के किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष पर जिसका प्रभाव ना पड़ता हो, जो पूरे सामूहिक जीवन को यानी कि पूरे समुदाय को प्रभावित करता हो, ऐसे मुद्दों पर यहाँ पर ध्यान देने का प्रयास किया जाता है। नंबर 8, राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र के अंतर्गत नंबर 8 पर हम कहेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत में चयन और निर्णय प्रक्रिया का भी अध्ययन होता है।
चयन हम जानते हैं हमारे यहाँ पर चुनाव प्रणाली की स्टडी की जाती है, जहाँ पर चुनाव के जितने भी प्रकार हैं, चाहे वो अनुपातिक समानुपातिक प्रणाली हो, चाहे वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हो, इस तरह के प्रणाली का भी भारत के अंदर या फिर कहो कि विश्व स्तर पर, या फिर हम सीधी सीधी बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत स्टडी की जाती है। और इसके साथ साथ चुनाव की जो निर्णय लेने की जो पूरी पूरी प्रक्रिया है उसकी भी स्टडी की जाती है। और इसके अंतर्गत हमारे हमारे विधान पालिका के अंदर, या फिर कहो कि हमारे संसद के अंदर जिस तरह से निर्णय लिए जाते हैं, चाहे वो बहुमत पर या चाहे वो मतलब पूर्ण बहुमत से, या फिर 1/2 बहुमत, या फिर 1/3 बहुमत के आधार पर, उस प्रक्रिया का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसके साथ साथ ये जो स्टडी जो की जाती है, इससे पता चलता है, इससे पता चलता है कि शक्ति कहां पर केंद्रित है। क्योंकि मैंने आपको बताया था चयन यानी चुनाव के माध्यम से पता पड़ेगा कि कौन सरकार का निर्माण कर रहा है और कौन निर्णय ले रहा है। क्योंकि जो निर्णय लेगा शक्ति उसी के पास होगी, जिसके पास शक्ति होगी वही निर्णय लेगा, वही नीतियां बनाएगा, वही कानून का निर्माण करके उनको कार्यान्वित करने का कार्य करेगा। तो इसीलिए शक्ति कहां पर केंद्रित है इसका पता हमें तभी चलेगा जब हम चयन और निर्णय प्रक्रिया की स्टडी कर चुके होंगे। इसके साथ साथ नंबर 9 पर आता है संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन। संविधानों का अध्ययन ही कहो। अगर आपको किसी देश की राजनीति को समझना है तो आप वहां के संविधान की स्टडी करने के लिए बैठे हो। संविधान के अंतर्गत उस देश की पूरी शासन व्यवस्था के बारे में लिखित रूप में दिया गया होता है। किसका कार्य क्या होगा, किसका कर्तव्य क्या होगा, किसकी जिम्मेदारी क्या है, वो सब कुछ एक शासन का स्वरूप, सरकार का रूप, सब कुछ संविधान के आधार पर कार्यान्वित हो रहा होता है। तो इसीलिए अगर आप संविधान का अध्ययन करते हैं तो भी आप वहां की राजनीति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी का एक जीता जागता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण अरस्तु जी हैं, जिनको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है, जिन्होंने अपने समय में 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके तुलनात्मक राजनीति को बढ़ावा दिया था, इसलिए वो राजनीति के जनक भी कहे जाते हैं। अब यहाँ पर ये तो वो मुद्दे हैं जिनको आप मतलब बीए ग्रेजुएशन के बच्चे या नॉन के बच्चे अपने काम में ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको राजनीति के कार्य क्षेत्र या फिर विशेष क्षेत्र के अंदर या अध्ययन क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है। और इन अध्ययन क्षेत्रों में अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट में कहूं तो इन शॉर्ट, संक्षेप में, राज्य एवं शासन का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। दूसरे नंबर पर सार्वभौमिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा बहुलवादी समाज का अध्ययन किया जाता है। समाज के अंदर रहने वाले लोग और विभिन्न समुदाय और इस प्रकार के समाज किस प्रकार कार्यान्वित हो रहे हैं उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, प्रजातंत्र का भी अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, मानव व्यवहार का अध्ययन, क्योंकि मानव के व्यवहार से भी राजनीति प्रभावित
होती है, चाहे वो हमारे राजनेता ही क्यों ना सही, क्योंकि उनका व्यवहार जिस तरह का होगा, उनकी मानसिकता जिस प्रकार की होगी, उनके निर्णय भी उसी प्रकार के होंगे। इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजनीतिक शक्ति का अध्ययन, कि शक्ति किस प्रकार की है या शक्ति किसके हाथ में है, ठीक है। और इसके साथ साथ नारीवाद तथा कोई भी उपेक्षित वर्ग का अध्ययन भी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर किया जाता है। उसी क्षेत्र के अंदर नंबर 8 अंतरराष्ट्रीयकरण या विश्वीकरण का अध्ययन, हम कह सकते हैं वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का भी अध्ययन किया। देखिए वैश्वीकरण हमारे आज के दौर का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा हो चुका है, तो ये भी हमारे राजनीतिक क्षेत्र का, राजनीति के विषय क्षेत्र का एक अहम मुद्दा बना हुआ है। इसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं विकास और राष्ट्र निर्माण तथा पर्यावरण की समस्याओं का अध्ययन भी काफी अहम हो चुका है वर्तमान राजनीति में। तो ये 9 मुद्दे जो आपने इन शॉर्ट देखे, इनको भी राजनीति के विषय क्षेत्र या फिर अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, जिनका राजनीतिक की पुस्तकों में आप कह सकते हैं या फिर वर्तमान राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जा रहा है, जो आज के जीते जागते मुद्दे बने हुए हैं। तो गाइस, आप सभी इन मुद्दों की अगर स्टडी करते हैं, आपको मैंने ये मेन हेडिंग्स के साथ में चीजें समझाने की कोशिश की है। अगर आप सिर्फ इनको भी करते हैं और इनके थ्रू अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं, तब भी आप अच्छा खासा डेटा लिख सकते हैं। जहां मैं आपको इससे पहले राजनीति से आप क्या समझते हैं, राजनीति सिद्धांत का क्या अर्थ है और राजनीति के अर्थ को आप कैसे समझा सकते हैं, मैंने आपको ये पहली एक वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ये मेरी दूसरी वीडियो इस चैप्टर की इस सेकंड टॉपिक पर बेस्ड थी। तो गाइज, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनके ये काम आ सकती है। और आप सबके लिए बेहतर ये होगा कि आप इसको और अच्छे से करने के लिए आप सुन करके जितना लिख पा रहे हैं उतना ज्यादा लिखें, क्योंकि कॉलेज में भी क्या होता है कि जब आपको एक टीचर प्रोफेसर पूरी चीजें लिखवा नहीं रहा होता, आपको टॉपिक्स बताए जाएंगे, आपको वो चीज सुन करके लिखनी होती है। आप जितना ज्यादा लिखेंगे आपकी राइटिंग स्पीड उतनी ही इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ आपके स्पीड के साथ साथ आपके राइटिंग में करेक्शंस भी होती चली जाएंगी। तो गाइस, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।